कि भाई एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, कौन सा? जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट का। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट का एटम है वो? बोलो। वो डी ब्लॉक एलिमेंट का एटम इसलिए है क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, इसी वजह से वो एक सेंट्रल मेटल एटम है। अब बात ये आती है, जैसे मैंने लिखा K4 FeCN होल 6, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा ना, ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आगे बात समझ। और जो Fe हो गया वो हो गया मेरा सेंट्रल मेटल एटम। क्या हो गया? सेंट्रल मेटल एटम। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? और ये जो साइनाइड हो गए ये हो गया लिगेंड्स, ये हो गए लिगेंड्स। अब क्योंकि साइनाइड 6 है, तो साइनाइड 6 है तो 6 के 6 लिगेंड्स एक ही टाइप के हैं, विच इज साइनाइड, हेंस इट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक। इट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक कंपाउंड। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो होमोलेप्टिक कंपाउंड क्या होता है? होमोलेप्टिक कंपाउंड वो होता है जिसमें सारे लिगेंड्स एक टाइप के होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है उसको आप बोलते हो आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? आयोनाइजेशन स्फीयर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई K4FeCN होल 6 को ब्रेक होना है, तो कैसे ब्रेक होगा? कैसे ब्रेक होगा बताओ? इट इज गोइंग टू गिव मी, देखो ये K4 है ना, जब भी आप क्रिस क्रॉस करते हो, मान लो यहाँ 2 प्लस है और ये -3 है, तो जब क्रिस क्रॉस करते हैं तो A को तो नीचे ही उतार देते हैं, लेकिन इस 3 को लेके आते हैं नीचे चरणों में, इस B को ही उतार देते हैं, इस 2 को लेके आते हैं नीचे चरणों में, isn't it? So what exactly is happening, you tell me. बोलो। तो यहाँ पे अगर ये जो 4 नीचे लिखा है, दिस 4 इज एक्चुअली कमिंग एज अ वैलेंसी ऑफ व्हाट, इसके सिर पे से, और यहाँ पूरा डब्बे के बाहर 1 लिखा है ना, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इस डब्बे के बाहर यहाँ 1 लिखा है, तो ये 1 आया है पोटेशियम के सर से, तो ये एक्चुअली ऐसे टूटेगा, पोटेशियम +1 और FeCN होल 6 बन गया मेरा एक कॉम्प्लेक्स आयन जो कि हो गया -4। नहीं बात समझ? तो एक्चुअली मुझे बताओ -4 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 + 1 चार्ज चाहिए ना, तो 4 टाइम्स K + 1 प्लस FeCN होल 6 -4। तो पहली बात तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस प्रकार से टूटेगा। समझ आ गई मैं क्या बोल? तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया CuNH3 होल 4 SO4 -2, ये लिख दिया मान, तो ये क्या करेगा? ये टूटेगा CuNH3 होल 4 +2 एंड SO4 -2। आई बात समझ? तो माय पॉइंट हियर इज कि ये जो है CuNH3 होल 4 +2 और SO4 -2, समझ आई बात? ये कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत? तो आप ये देखो क्यों मुझे पता चला कि +2 है, क्योंकि मुझे सल्फेट का चार्ज पता था कि भाई सल्फेट तो -2 ही होता है, और आप देखो एक सल्फेट लग रहा है, ऑब्वियसली बाद वाले डंडी के बाद वाला लिगेंड हमेशा नेगेटिव होता है, और डंडी के पहले वाला हमेशा हम कैसा लिखते हैं? पॉजिटिव लिखते हैं। तो अगर यहाँ प्लस पॉजिटिव लिखेंगे तभी तो ऐसा होगा कि एक पूरा डब्बा एक सल्फेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। दैट मीन्स व्हाट? बोलो। दैट मीन्स कि अगर एक सल्फेट का -2 चार्ज है तो CuNH3 होल 4 का चार्ज +2 है। नहीं ये बात समझ? तो ये हमको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर गोइंग टू ब्रेक डाउन। अब बात करो डब्बे के अंदर की, ये डब्बे के अंदर सीन क्या? देखो, अगर मैंने लिखा FeCN होल 6 -4, ये लिखा, तो VBT basically tries to explain the properties of coordination sphere. Alright?
It tries to explain the properties of coordination sphere. तो coordination sphere का property क्या क्या कि भाई whether it is inner orbital complex या outer orbital complex, isn't it? It is trying to explain us whether it is inner orbital complex or outer orbital complex, or it is trying to explain us that whether it is octahedral or what is the shape of the coordination sphere, whether it is octahedral or whether it is tetrahedral, है ना, या कैसी शेप है. तीसरा वो ये बताता है कि क्या ये डायामैग्नेटिक है, क्या ये डायामैग्नेटिक है या ये पैरामैग्नेटिक है. नहीं, बात समझ. तो ये सारी चीजें हमारी डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, है ना, हाई स्पिन या लो स्पिन, हाई स्पिन या लो स्पिन, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दीज आर. ये हमारा वीबीटी का बताने का तरीका है. तो वीबीटी का नाम पढ़ो आप, क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो बेसिकली ये बताता है कि अगर आपने बोला कि FeCN होल 6 के अंदर Fe के साथ मैम 6 साइनाइड ने बॉन्ड बनाया, तो कार्बन ने मैम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है आयरन के साथ. तो कैसे बनाना है, कार्बन ने आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाना है, जब कार्बन इसको आयरन को इलेक्ट्रॉन्स देकर बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनेगा. माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर ये FeCN होल 6 बन गया, ठीक है, तो Fe ने क्या करा भाई, कार्बन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए Fe को. Fe ने क्या किया, Fe ने प्रोवाइड कराए इट्स ओन एम्प्टी वैलेंस शेल्स. इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. कि भाई जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपनी सबसे आखिरी शेल्स जो खाली हैं उन्हें प्रोवाइड करा रहा है कि साइनाइड उनमें अंदर आके बॉन्ड बना पाए. समझ आई, इसीलिए इसका नाम वीबीटी थ्योरी. अब कई बार क्या होता है कि जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो लिगेंड्स कैसे हैं, वो लिगेंड्स या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो सकते हैं, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो सकते हैं, या वो बहुत सारे होते हैं, या वो वीक फील्ड लिगेंड्स हो सकते हैं. लिगेंड्स वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड से क्या समझ में आता है, देखो समझ में ये आता है कि मैम अगर Fe यहाँ बैठा है तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Fe का एटॉमिक नंबर है 26, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. तो बेसिकली Fe में 1s बैठा है, 2s उसके बाद आता है, 2p उसके और पीछे आता है, 3s उसके और पीछे आता है, 3p उसके और पीछे आता है, isn't it? 3p के भी पीछे कौन आता है, 4s, 3d, फिर 4s. तो अगर Fe को अप्रोच करते हैं साइनाइड और साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है, क्या हमको ये पता है कि हर नेगेटिव चार्ज अपनी एक फील्ड बनाता है. कैसी फील्ड, कि अगर मैम इस फील्ड में कोई और दूसरा नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो रिपल्शन फील करके दूर भाग जाएगा, और अगर इस फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज ने एंट्री ले ली तो वो इसकी तरफ खींचा चला आएगा, क्योंकि इस साइनाइड का असर A पॉइंट से लेके B पॉइंट के अंदर रेडियस के अंदर है. अगर आप B पॉइंट से दूर चले गए, मतलब कहीं पे भी, तो इस साइनाइड का असर खत्म हो जाएगा, यानी कि बाहर इसकी जीरो फील्ड है, यानी कि बाहर इसकी जीरो फील्ड है. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं Fe की और हम किसी चीज को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कह रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या मतलब है कि भाई मैम उसकी फील्ड बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, और दूर दूर तक फैले होने के साथ साथ वो फील्ड स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत जबरदस्त फील्ड है. और अगर उस फील्ड के अंदर कोई नेगेटिव चीज आ गई तो उसको, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है ना, लिगेंड्स नेगेटिव होते हैं. लिगेंड्स कौन होते हैं, हाउ डू यू डिफाइन लिगेंड्स, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, यस और नो. तो अगर लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स तो नेगेटिवली चार्ज हुए, और लिगेंड्स अगर नेगेटिवली चार्ज हुए तो हुआ क्या कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या करेंगे मुझे बताओ, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव की रिपल्शन झेलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ने रिपल्शन झेली तो दूर भागने के चांसेस हैं. तो कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आता है तो पहली बात तो अपने को यही समझनी है कि एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स.
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके चपेट में कौन सा इलेक्ट्रॉन आया या नेगेटिव चार्ज आया या पॉजिटिव चार्ज आया, उसके हिसाब से वो काम करता है। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? बोलो। अब Fe को अब देखो, अगर मैंने कहा भाई ऐसे ऑर्डर में देखो, ऑर्डर में आखिरी में मैम 4s3d आ रहे हैं और इधर से साइनाइड अप्रोच कर रहा है, तो क्या साइनाइड की नेगेटिव फील्ड 4s2 या 3d6 में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन नहीं देगी? देगी बिल्कुल। एक साइनाइड थोड़ी आ रहा है, बहुत सारे साइनाइड आ रहे हैं, इजंट इट? बहुत सारे साइनाइड इसको अप्रोच कर रहे हैं। नहीं ये बात समझ? और अगर बहुत सारे साइनाइड इसको अप्रोच कर रहे हैं तो मुझे इससे क्या समझ आता है कि मैम जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में 3d ऑर्बिटल्स हैं, उन 3d ऑर्बिटल्स में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल रहा है भाई? 5 डायरेक्शन में d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हर d ऑर्बिटल के अंदर क्या हो रहा है? हर d ऑर्बिटल के अंदर क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। तो साइनाइड क्या करेगा? Cn नेगेटिव है, तो Cn नेगेटिव क्या करेगा? आएगा और इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन देगा और बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देगा। उस रिपल्शन को 3d में रहने वाला इलेक्ट्रॉन झेल नहीं पाएगा, और क्योंकि वो झेल नहीं पाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से मूवमेंट करेगा कि वो साइनाइड से या तो दूर चला जाए या साइनाइड की रिपल्शन को मतलब झेल पाए। तो इसको बोला जाता है बैक पेयरिंग। दिस इज कॉल्ड एज बैक पेयरिंग। तो क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। होता ये है कि मान लीजिए ये मेरे पास d ऑर्बिटल और उसमें मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अगर मान लो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इससे क्या समझ आ रहा है बताओ? कि साइनाइड आया, साइनाइड जब आया तो साइनाइड ने रिपल्शन दी और मान लो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहता था। आप मुझे बताओ क्या Fe के एटम में एक लौता यही इलेक्ट्रॉन रहता है कि और भी बहुत सारे एटम्स रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? तो क्या उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन इसको नहीं लगती? बताओ बताओ। और अगर बहुत सारी रिपल्शन उनको लगती है, इससे मुझे क्या समझ आता है? अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन इसको लग रही है तो ये इलेक्ट्रॉन ए पहले से ही बहुत रिपल्शन में है कि नहीं? ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ रिपल्शन, और जितने भी अंदर वाले 1s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब का रिपल्शन थोड़ा बहुत करके तो इस इलेक्ट्रॉन पे पहुंचेगा ही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इलेक्ट्रॉन ए इज ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ रिपल्शन। अब साइनाइड भी आ गया, साइनाइड का भी रिपल्शन होने लग गया, तो वो जो रिपल्शन है वो क्या करेगा? वो जो रिपल्शन है वो ए को रिपेल करेगा, और जब वो ए को रिपेल करेगा तो इससे मुझे क्या समझ आता है कि ए को वो रिपल्शन अब झेली नहीं जाएगी। तो ए क्या करेगा? ए कहेगा कि यार कोई और ऑर्बिटल हो जो अकेला हो, तो मैं क्या करता हूँ उसके साथ जोड़ी बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें आएगा और जोड़ी बनाएगा तो मुझे क्या समझ आएगा? बोलो बोलो। कि अब जब वो इसमें आ गया और उसने यहाँ पे जोड़ी बना ली, समझ आई? तो इससे मुझे क्या समझ आया कि मैम यहाँ पर ये अब अट्रैक्शन झेल रहा है, क्योंकि इन दोनों को साथ रखने में एक अलग टाइप की अट्रैक्शन डेवलप होती है, और एक अलग टाइप की अट्रैक्शन अगर डेवलप हो रही है तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है? अगर एक अलग टाइप की अट्रैक्शन डेवलप हो रही है तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि ये जो साइनाइड है, साइनाइड की रिपल्शन जो है अब खाली ऑर्बिटल पे तो लगेगी नहीं, तो ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। समझ आ गई? तो हमारा जो आयरन एटम है वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है, समझ आएगी? एट पीस ले आता है, क्योंकि साइनाइड की रिपल्शन तब तक लगेगी जब तक यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिपल्शन में था, इलेक्ट्रॉन ए, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपल्शन में था तो इससे वो रिपल्शन झेल ही नहीं गई, तो इसने अपने आप को यहाँ से हटाकर क्या कर लिया? दूसरे ऑर्बिटल में डाल दिया। इसी से तो स्टेबिलिटी आई ना एटम के अंदर। बोलो नहीं आई बात समझ? पक्का समझ आ रही है? तो ये कहानी है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को आप मानो इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के किसी और के साथ कमरा शेयर करने लग जाता है, क्योंकि अकेले में उसको डर लगता है। ऐसा समझ लो। तो मैं यही समझा रही हूँ कि अगर आपने बोला कि K4FeCN होल 6 की बात करो, तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि Fe पहली बात तो बॉन्ड बनाने जब साइनाइड्स के साथ पहुंचा तो कैसे पहुंचा? क्या न्यूट्रल पहुंचा या कोई चार्ज लेके पहुंचा? तो मैंने कहा लेट अस सपोज आयरन का कोई चार्ज है x। भाई अगर आयरन पे कोई चार्ज नहीं आया होगा तो मेरा कैलकुलेशन मुझको 0 चार्ज दिखाएगा। पर एक्चुअली, और मैंने कहा पोटेशियम का, एक पोटेशियम का चार्ज क्या होता है? बोलो +1। तो 4 पोटेशियम का क्या होता है? +4। एक आयरन का होता है x और एक साइनाइड का होता है -1, तो 6 साइनाइड का होता है -6 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +2। बोलो हाँ या ना? तो इससे मुझे क्या समझ आता है?
इसको सिंबल वैसे भी लिख कर सकते जैसे आपने ब्रेक करा था FeCN6 -4 यहाँ हाँ जी, वैसे भी कर सकते थे। तो वो तो ब्रेक तो होएगा ही ना, लेकिन Fe का कितना चार्ज आया वो तो मैंने ऐसे ब्रेक करा था Fe। हाँ, उससे भी निकल जाएगा, करेक्ट। तो आपको उस टाइम पे पोटेशियम को कंसिडर नहीं करना, आपको करना है लेट आयरन चार्ज भी x, एक साइनाइड का चार्ज -1 तो 6 साइनाइड का चार्ज -6, तो x -6 इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू +2। वो कैसे भी आप निकालो, चाहे फुल कॉम्प्लेक्स में निकालो, चाहे आप इसमें निकालो। क्या मेरी बात समझ आ रही तो बोलो। एंड नाउ हियर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। अगर मेरे पास x इक्वल टू +2 आ गया, ठीक है, अगर मेरे पास x इक्वल टू +2 आ गया, तो इससे क्या समझ आएगा कि मैम आयरन ना अकेला न्यूट्रल नहीं गया था, आयरन ने जब साइनाइड को बोला ना कि मेरे साथ बॉन्ड बना ले, तब आयरन के ऊपर +2 चार्ज था। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 26 है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 है। लेकिन अगर आयरन पे +2 का चार्ज आ गया तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, क्योंकि जाना तो इलेक्ट्रॉन 4s से, तो 4s 0 हो गया। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो Fe+2 है हमारा, समझ आया, जो Fe+2 है हमारा वो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d10। तो 4s का 3d10 तो सॉरी 3d6 है ना, I'm so sorry 3d6 है ना, तो 3d6 अब 3d हुआ तो 1 2 3 4 5 हो गए। 4s के 2 डब्बे खाली हो गए, रेड वाले में डब्बा 4s का बना लिया, और 4s के बाद 4p भी आता है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ब्लू और रेड में शेयरिंग हुई हुई है, ये वाली शेयरिंग हुई है, सही बात है ना। अब मैं क्या समझाना क्या चाह रही हूँ, देखो आप, बात ये है कि मैम जब साइनाइड अप्रोच करा तो Fe+2 बैठा था। Fe+2 कैसे बैठा था, Fe+2 अपने ये डब्बे लेके बैठा था। नहीं आई बात समझ। अगर Fe+2 अपने ये डब्बे लेके बैठा था खाली, तो साइनाइड आया, रिपल्शन दी, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन ये हमारी नॉलेज में अपने को याद करना पड़ेगा, तो ये बैक पेयरिंग कर जाएगा, ये बैक पेयरिंग कर जाएंगे। तो जब दोनों बैक पेयरिंग कर गए तो एक्साइटेड स्टेट में, रिपेल्ड स्टेट में Fe+2 का क्या हाल रहा, Fe+2 का हाल रहा ऐसा, 5 डब्बे थे ना, तो अभी तक तो ब्लू इलेक्ट्रॉन सब में थे, तो सारे के सारे ब्लू इलेक्ट्रॉन्स, इधर तो रेड वाले की पेयरिंग हुई पड़ी थी, सारे के सारे ब्लू इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई, तो 3d के 2 डब्बे खाली हो गए, 4s का एक डब्बा खाली हो गया और 4p का ये डब्बा खाली हो गया। मैंने रंग बदल के बना दिया, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब हो क्या रहा है, इतनी बात समझे, ये 4s का डब्बा, चलो सेम से बनाना चाहिए, और ये 4p का डब्बा। अब कितने साइनाइड आ रहे हैं, 6। तो एक डब्बे के साथ साइनाइड बॉन्ड कैसे बनाता है, साइनाइड, तो साइनाइड में C के पास लोन पेयर है, तो साइनाइड एक इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड है। इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड कौन होता है, मुझे बताओ, बोलो, इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड कौन होता है मुझे बताओ। कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन साइनाइड खाली डब्बे को देगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन वो कैसे बनता है, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, और ये जो बॉक्स है हमारे पास, है ना, तो साइनाइड के पास क्रॉस आ गया, Cn के पास एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन रह गया, और इनके बीच में वो हो गई शेयरिंग। तो आप ये समझो कि भाई ये जो डब्बा था, ये जो ऑर्बिटल था, d ऑर्बिटल था, इस d ऑर्बिटल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं आप मुझे बताओ, फिर बॉन्ड बन रहा है ना। इससे मुझे क्या समझ आया, मुझे ये समझ आया कि मैम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के पास तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और बी एटम के पास कुछ नहीं होना चाहिए खाली। तो अगर बी एटम के पास अगर कुछ नहीं होना चाहिए, तो ए इलेक्ट्रॉन देगा, ए इलेक्ट्रॉन देगा और बी ले लेगा, तो रेड वाला इलेक्ट्रॉन ए अपने पास रख लेगा। तो ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और बी ने ले लिया, तो बी के पास ब्लैक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, और ए ने रेड इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, तो बी पे आ गया नेगेटिव और ए पे आ गया पॉजिटिव। नहीं ये बात समझ, बोलो, विच इज वाई व्हाट इज हैपनिंग, कि ए पे आ गया प्लस का चार्ज और बी पे आ गया नेगेटिव का चार्ज। अंडरस्टूड और नॉट, बोलो।
बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए पे आ गया प्लस का चार्ज और बी पे आ गया नेगेटिव चार्ज और आपस में बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हो जिसमें एक एलिमेंट के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे पर बी के पास कुछ नहीं था। तो ए ने इलेक्ट्रॉन दिया बी को, ए ने इलेक्ट्रॉन दिया बी को, तो बी पे आ गया नेगेटिव, ए पे आ गया पॉजिटिव। तो जो देता है वो हो गया कौन? डोनर। और जो लेता है वो कौन हो गया? एक्सेप्टर। आगे बात समझ? So who is the donor? A. Who is the acceptor? B. And thereby AB bond is being formed. Understood or not? Any doubts on this? ठीक है? So this is how we talk about the coordinate bond. तो मुझे बताओ ये बॉन्ड बनने के लिए B के खाली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को आना पड़ा ना, पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स A B के नहीं थे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स A के थे। तो इसीलिए मुझे पूरा डब्बा खाली चाहिए ना। तो साइनाइड अगर आएगा तो एक साइनाइड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक साइनाइड इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक साइनाइड इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक साइनाइड इनके साथ बनाएगा, एक साइनाइड इनके साथ बनाएगा, एक साइनाइड इनके साथ बनाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? बात समझ आ गई? ये हमारा कॉन्सेप्ट है, समझ आ गई? दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी वीबीटी थ्योरी। तो आपको ये समझ आ गया कि मैम चलो बॉन्ड्स बनाए, तो बॉन्ड्स बनाने के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया? बॉन्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करा D2sp3। Do you understand? So to form the bonds इस्तेमाल किया गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, है ना? और 6 लिगेंड्स आए हाइब्रिडाइजेशन, 6 लिगेंड्स आए तो ज्योमेट्री क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। हो गई बात समझ? और कौन सा डी ऑर्बिटल इस्तेमाल करा बताओ? अंदर वाला 3D वाला, तो इनर ऑर्बिटल हो गया। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होती है? प्लस हाफ। दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है माइनस हाफ। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होती है? प्लस हाफ। दूसरे की कैसी होती है? माइनस हाफ। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो प्रॉपर्टी क्या बनी कि मैम ऑक्टाहेड्रल हो गया, और फिर आप बोलोगे कि सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, है ना, तो फिर ये क्या हो गया? ये हो गया डाया मैग्नेटिक। ये हो गया डाया मैग्नेटिक। फिर और बताओ, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, डाया मैग्नेटिक हो गया, लो स्पिन हो गया। लो स्पिन क्यों हो गया मुझे बताओ? क्योंकि मैम ऐसा हुआ सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ही हो गए, 3 डब्बों में, 3 डब्बों में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप ही हो गए। नहीं बात समझ? तो माय पॉइंट राइट नाउ हियर वुड बी 1 2 3 4 5। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास है, ठीक है, तो क्यों हुआ? एक स्पिन प्लस हाफ। दूध कौन लाया? एक अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे की माइनस हाफ है, क्योंकि प्लस हाफ अगर क्लॉकवाइज स्पिन दिखाती है तो दूसरे वाली एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दिखाती है। तो इसका मतलब नेट स्पिन कैंसिल आउट हो गई, इसीलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। समझ आ गई? तो एक तो आपका स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी। तो 1 2 3 4। समझ आया? और इसका बहुत मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट 0 क्यों हो गया बोलो? मैग्नेटिक मोमेंट 0 इसीलिए हो गया क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? n × n+2 का अंडर रूट। नहीं आई बात समझ? तो ये 0 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 0 बाहर मैग्नेटॉन। नहीं आई बात समझ? ठीक है, इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए अगर यही इसी कॉम्प्लेक्स पे मैं लिख देती कि K4 FeCl4, तो भी देखो क्या फर्क पड़ता? पोटेशियम तो पोटेशियम ही है, एक पोटेशियम का चार्ज +1, तो 4 पोटेशियम का चार्ज +4, एक आयरन का चार्ज x, एक क्लोरीन का चार्ज -1, तो 4 क्लोरीन का चार्ज FeCl6 करते -6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड, हाँ जी, बट क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है ना? तो यहाँ बना x -2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। नहीं ये बात समझ? अगर x की वैल्यू +2 आ गई मतलब आयरन का चार्ज कैसा आया? +2। आई बात समझ? और अगर आयरन का चार्ज +2 आया, इससे मुझे क्या समझ आया कि मैम आयरन का तो कॉन्फ़िगरेशन 26 है, पर आयरन गया कैसा बैठ के? Fe+2 बन के गया।
कि भाई मैं न्यूट्रल फॉर्म में बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, मैं Fe+2 में बॉन्ड बनाऊंगा। तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि मैम Fe+2 जो है ना हमारे पास, Fe+2 जो है, Fe+2 क्या कर रहा है आप देखो, Fe+2 बेसिकली कर क्या रहा है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। लेकिन Fe+2 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे 4s से हटाने पड़ेंगे। तो अगर 4s से मुझे इलेक्ट्रॉन्स हटाने पड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 3d6 और ये हो जाएगा 4s0। तो ब्लॉक डायग्राम बनाओ, 3d अंदर वाला है 1 2 3 4 5, एक 4s है और एक 4p है ना, 4p के 3 डब्बे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो 1 2 3 4 5, बोलो, और छठा इलेक्ट्रॉन आपका पेयरिंग करने आ गया। अब क्योंकि क्लोराइड आ रहा है, Fe+2 बैठा है और क्लोराइड चारों तरफ से उसको अप्रोच करने आ रहा है कि नहीं? और अगर क्लोराइड उसको हर तरह से अप्रोच करने आ रहा है तो मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे ये चीज समझ आ रही है कि यार अगर ये अप्रोच करने आ रहा है हर तरीके से, व्हाट इज हैपनिंग, टेल मी। कि रिपल्शन नहीं देगा, बहुत वीक रिपल्शन देगा क्योंकि इट्स अ वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन देगा बहुत कम, हाँ पर बहुत कम देगा। तो अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग नहीं होगी। एक ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड, और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड हो गया इसका मतलब नो बैक पेयरिंग, समझ आया? तो नो बैक पेयरिंग। तो अब क्या हुआ मुझे बताओ, जब बैक पेयरिंग हुई ही नहीं तो अब क्या होगा कि आगे वाला 4D का दो तो वहां से हो जाएंगे, एक S 3P और 2D। क्यों? क्योंकि क्लोराइड 6 है, तो 6 क्लोराइड 6 खाली ऑर्बिटल्स में, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, पर दिक्कत ये कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके और क्लोरीन के हैं। नहीं बात समझ, बोलो। तो यहाँ क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, ज्योमेट्री क्या हो गई वहां, एग्जैक्टली तो लिगेंड अलग था ना, तो यहाँ बैक पेयरिंग नहीं हुई। तो अगर यहाँ बैक पेयरिंग नहीं हुई तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 4। वो तो आगे की सेल्स वो तो पता है, लेकिन आपने बोला था ना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं क्लोरीन के हैं इस बार वहां दोनों साइनाइड के थे, हाँ वहाँ साइन हाँ। तो अब ये n हो गया 4, 4 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नहीं ये बात समझ, बोलो। तो अगर ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका क्या मतलब है, आप मुझे बताओ, बोलो। अगर ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका क्या मतलब है कि भाई मैम n इक्वल्स टू 4 है। नहीं ये बात समझ, और अगर n इक्वल्स टू 4 है तो इससे क्या समझ आता है, बोलो, कि मैम sp3d2 ऑक्टाइडल ज्योमेट्री, ठीक है ना, 6 लिगेंड्स है, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री हो। लेकिन अब की बार क्योंकि बाहर वाले d यूज हो रहे हैं, देखो 3d तो अपने ऑर्बिटल है, 4d बाहर वाले, अगर 4d का ऑर्बिटल भरना जा रहा है तो आउटर ऑर्बिटल, अगर 3d भरता है तो इनर ऑर्बिटल। तो ये हो गया आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्या हो रहा है, सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचे तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, n इंटू n+2 का अंडर रूट, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इंटू 4+2 का अंडर रूट, तो 6 टाइम्स 4 √24 बहुत मैग्नेटॉन। दिक्कत है इसके अंदर कुछ, बहुत सिंपल सी चीज है, तो बस लिगेंड पहचानो और उसके हिसाब से पता लगा लो। हाँ जी, हम एक आपने बताया था कि प्रोटीन और आरएनए का डिफरेंस, देखो CFT में क्या है ना, CFT एक एक्स्ट्रा थ्योरी है जो VBT जो बातें नहीं बता सकती, वो बातें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में CFT बताती है। CFT का नाम क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। तो मैंने ये बोला था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि भाई Fe बैठा है या कोई भी सेंट्रल मेटल एटम बैठा है। तो मुझे एक बात बताओ, 3D जब मैं बोलती हूँ 3D सबशेल, तो 3D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3D x² y², 3D z², 3D xy, 3D yz, 3D zx, यही होता है ना। तो अगर मेरे पास 3D zx, 3D x² y², 3D z², 3D xy, 3D yz है, ठीक है,
तो माय पॉइंट इज कि अगर ये सारे ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो ये 5d ऑर्बिटल्स कहाँ कहाँ होते हैं बताओ। अगर Fe बीच में बैठा है तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 3dxy, 3dyz और 3dzx। ये ऑर्बिटल्स कैसे हैं? x और y के बीच में है ये, है ना। तो ये इंटर एक्सियल ऑर्बिट्स है, समझा। y z का क्या मतलब है? ये y है और ये z है, तो ये 3dyz है, मतलब y और z के बीच में है। अब ये रियलिटी में क्या है? रियलिटी में ये हमें ये फ्रंट व्यू दिखा रखा है, लेकिन ये एग्जैक्टली है ना। और एक हमारे पास क्या हो जाएगा? एक हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई, तो 3dxy। नहीं बात समझ, 3dxy समझ आई मैं क्या बोलूँ? अच्छा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक ठीक ठीक, तो ये हो जाएगा जेड एक्स, समझ आई। तो ये हो गए। एक बचा मेरे पास 3dx² माइनस वाई स्क्वायर, ये जो डी ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली, ये मान लीजिए ये वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो x और y के ऊपर होते हैं, ऐसा। तो ये सारे के सारे पांचों के पांचों सेंट्रल मेटल एटम की चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है ना। बट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, एक मेरे पास क्या है, ये z है, ये x है, ये y है, ये z है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नहीं ये बात समझ। तो माय पॉइंट है कि अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो ये z एक्सिस का कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 3dz²। और ये क्या हो गया? 3dx² माइनस वाई स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? पक्का। अब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर ये 3dx² माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, और ये 3dz² है और ये 3d इस तरह से है, तो दो ही ऑर्बिटल एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, पांच में से सिर्फ दो। कौन से पांच? 3dxy, 3dyz, 3dzx, ये इंटर एक्सियल है एक्सिस के बीच में। और ये दोनों जो है 3dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz², ये एक्सियल है। तो अब हमें ऐसे मानना है यहाँ पर, अब हमको क्या अज्यूम करना है, ठीक है, ऑलराइट। अब हमको अज्यूम क्या करना है? हमको अज्यूम ये करना है कि मान लीजिए Fe यहाँ बैठा है, तो Fe इज एक्चुअली एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। Fe ऐसे कहीं बैठा है, ऐसा, समझ आए। अब Fe इधर क्या है? ये एक्स एक्सेस हुई, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस हुई, और ये बाहर जो आ रही है ये पॉजिटिव जेड एक्सेस हुई। और ये अगर पॉजिटिव एक्स हुई तो लेफ्ट में नीचे की तरफ ये सारे नेगेटिव एक्स हुई, ग्रीन में ये नेगेटिव वाई हुई, और येलो में ये नेगेटिव जेड हुई। तो 3dx² वाई स्क्वायर लिगेंड कौन सा है? लिगेंड 3dx² वाई स्क्वायर कौन है? जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लाई करता है ना। और ब्लैक वाला ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 3dz², जो जेड पे लाई करता है, बोलो। और ये रेड वाला कौन सा हो गया? 3dx² माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे अगर लिगेंड्स को बुलाना है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है ना, क्या बनाना है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है, तो क्या होगा मुझे बताओ, बोलो। एक लिगेंड इधर से आएगा, लिगेंड 1, तो एक लिगेंड इधर से आएगा, एक लिगेंड पीछे से आएगा L3, एक सामने से आएगा L4, एक ऊपर से आएगा L5 और एक नीचे से आएगा L6। तभी तो देखो ऐसी ज्योमेट्री बनने वाली है। क्या बन गई? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है तो स्क्वायर और ऊपर नीचे लिगेंड्स बन गई ना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बोलो। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनने के लिए क्या जरूरत है कि मैम लिगेंड्स को अप्रोच करना पड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम को, इजंट इट? लिगेंड्स को अप्रोच करना पड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम को, लेकिन कहाँ कहाँ से? सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए लिगेंड्स हैव टू डायरेक्टली अप्रोच the central metal atom, CMA, central metal atom from axis
और उस एक्सिस पे कौन से लिगेंड्स पड़ते हैं? डायरेक्टली 3x² y² और 3dz²। और किन को जो बीच में है, x और y के बीच में है, कौन से ऑर्बिटल्स है वो बताओ। अगर मैं ये दिखाऊं आपको, थोड़ा फीलिंग आएगी। ये जो देखो, जो ये ऑर्बिटल्स है मेरे पास, जो ये ऐसे ये मैं बना रही हूँ, ये y और z के बीच में है ना। तो y और z के बीच में तो कोई लिगेंड नहीं आ रहा। तो एक्सिस के बीच में कौन कौन से ऑर्बिटल्स लाई करते हैं? एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल्स लाई करते हैं 3dxy, 3dyz, 3dzx। तो इनके तो नो डायरेक्ट अप्रोच। तो मुझे ये बताओ कि जब लिगेंड्स इनको डायरेक्ट अप्रोच ही नहीं कर रहे, तो जिधर डायरेक्ट अप्रोच किया जा रहा है, क्या वहां पे आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनको, उनमें फीलिंग ऐसी आ रही है कि 3d x² y² और 3dz² के अंदर तो यू फील कि उनको मैक्सिमम रिपल्शन मिल रही है और 3dxy, 3dyz और 3dzx को कोई रिपल्शन नहीं मिल रही क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आ रहे। तो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर इज कि क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आ रहे और वहां डायरेक्ट आ रहे हैं, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर मैंने बोला कि भाई ये Fe बैठा है, तो अब आप ये देखो कि जब तक कुछ नहीं था तो ये Fe बैठा था और Fe के 5 d ऑर्बिटल्स आप समझो सारे की सबकी दूरी Fe से सेम थी। मान लीजिए 3dxy है, ये 3dyz है, ये 3dzx है, ये 3dx² माइनस y² है और ये 3dz² है। तो अगर लिगेंड्स ने किसके डायरेक्ट अप्रोच करना है? x² y² और z² को। तो क्या 3d ऑर्बिटल a और ऑर्बिटल b यानी कि 3dz² और 3dx² माइनस y² को ज्यादा रिपल्शन मिल रही है? और अगर इनको ज्यादा रिपल्शन मिल रही है तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है बताओ कि मैम जो आपका 3dz² है और जो 3dx² y² है, ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम के लिए खतरा बन रहे हैं। हमारे सेंट्रल मेटल एटम के अंदर और भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना मैम। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल रही है? उन इलेक्ट्रॉन्स को मैम रिपल्शन मिल रही है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स ना दुखी हो रहे हैं कि यार इनको दूर करो, 3dz² और x² y² को। क्यों दूर करो? क्योंकि इनकी तरफ से जो लिगेंड्स आ रहे हैं, उन लिगेंड्स में क्या है? लोन पेयर। और वो लोन पेयर की रिपल्शन हमारे लिगेंड्स को तो, ऑर्बिटल्स को तो मिल ही रही है, पर उन ऑर्बिटल से जो रिपल्शन है वो अंदर भी आ रही है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स दुखी हो रहे हैं। तो हमको ऐसा करना है, आयरन को अपने को न्यूट्रल करना है। तो आयरन क्या करता है? कह रहा है पहले तो रिपल्शन लग रही है, तो ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे तो रिपल्शन लग ही रही है, अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे भी रिपल्शन लग रही है। तो ये जो लोन पेयर्स है ना, ये लिगेंड्स के जो लोन पेयर है, इट्स नॉट लिथियम, इट इज लिगेंड। तो हो ये रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपल्शन दे रहे हैं, और अगर ये रिपल्शन दे रहे हैं तो मुझे बताओ इसमें क्या सीन आ रहा है कि 3dx² y² और ये 3dz² है। तो माय पॉइंट हियर इज कि जो Fe बैठा है, ठीक है, जो ये Fe बैठा है, तो 3dz² हुआ और ये 3dx² y² हुआ। नहीं, ये बात समझ। व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन, यू टेल मी। बोलो। रिपल्शन कर देंगे। एग्जैक्टली, तो ये रिपल्शन चालू हो जाएगा। नहीं, ये बात समझ। और अगर ये रिपल्शन हो जाएगा, अगर ये रिपल्शन हो जाएगा, बोलो, तो ये कह रहा है आयरन कि यार ऐसा है कि ये रिपल्शन नहीं झेलनी। तो लिगेंड अगर तेरे को रिपल्शन करना है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं Fe तो मैं वही हूँ, अभी तो ये सारे एक ही लेवल पे ना, 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे है सब। हाइपोथेटिकली मैंने कोई वैल्यू मान ली कि मान लो ये 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। तो अगर ये 5-5-5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं तो क्या होगा, आप मुझे बताओ, टेल मी। कि these are called as degenerate orbitals. Degenerate orbitals क्या होते हैं? Degenerate orbitals are those which are at the same energy and distance from the nucleus. समझ आया? तो जिनकी एनर्जी सेम है, जिनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सेम है, उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो 3d के 5 d ऑर्बिटल्स हैं, और वो 5 के 5 जो d ऑर्बिटल्स हमारे पास है ना, वो क्या कर रहे हैं? वो सेम एनर्जी लेवल पे हैं। समझ आई? और अगर क्योंकि वो सेम एनर्जी लेवल पे है तो उससे हो क्या रहा है, मुझे बताओ, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैम जो 3dz² है उनको तो दूर भगा दिया गया, और जो 3dxy 3dyz है उनको उतना ही पास बुला लिया गया। तो इनके बीच में कुछ गैप आ गया ना एनर्जी का। तो ये जो 3dx² माइनस y² और 3dz² है, और जो 3dxy
3dy और 3dzx है। समझ आई? ये जो ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं ये क्या कर रहे हैं, ये दूर हो गए और ये तीनों पास आ गए। तो जो पास आ गए, क्यों पास आ गए? क्योंकि इनमें तो कोई रिपल्शन थी नहीं, तो न्यूक्लियस कह रहा था कि तुम पास आ जाओ। और तुम पे अगर अट्रैक्शन बढ़ाऊंगा, क्यों बढ़ाया भाई? पास बुलाने का मतलब क्या है कि 3dxy 3dyz और 3dzx पे अट्रैक्शन बढ़ा दिया। नहीं ये बात समझ। और 3dxy 3dyz 3dzx पे अगर अट्रैक्शन बढ़ा दिया तो कैसे बढ़ा दिया? इन पे से कम करी ना अट्रैक्शन, तभी तो ये दूर भाग गए। भाई न्यूक्लियस से दूर कौन भागता है? जिस पे अट्रैक्शन कम कर दी। नहीं ये बात समझ। तो ये दूर भाग गए। तो इसी को हम कैसे दिखा रहे हैं वही हम समझा रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि भाई पहले तो Fe बैठा था नॉर्मल, तो Fe के जो d ऑर्बिटल्स थे मान लो उनकी 5 की पोजीशन ये थी कि न्यूक्लियस से 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे सारे थे। फिर क्या हुआ? लिगेंड्स आने शुरू करे अलग अलग डायरेक्शन से। तो लिगेंड्स ना अभी बहुत दूर से आ रहे थे, तो मतलब फीलिंग ही नहीं आ रही थी सेंट्रल मेटल एटम को कि कोई आ रहा है। हाँ फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि कोई आ रहा है। तो उसको ये लग रहा था कि यार चलो कोई तो आ रहा है, हल्की फुल्की रिपल्शन है। तो उस हल्की फुल्की रिपल्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आयरन ने क्या कहा कि भाई सब तुम सारे डी ऑर्बिटल तुम दूर हो जाओ, रेड वाली पोजीशन में पहुंच जाओ, यहां से हट जाओ, रेड वाली पोजीशन से पहुंच जाओ। क्यों पहुंच जाओ? क्यों पहुंच जाओ? कि मैं सारे लिगेंड्स रिपल्शन आ रहे, मेरे को अपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कोई रिपल्शन नहीं देनी। लेकिन जब लिगेंड्स क्लियर हो गए कि हम लिगेंड्स जब बहुत पास आ गए, तो लिगेंड्स ने बता दिया कि नहीं जी हम सबके साथ नहीं, हम तो सिर्फ 3dx² y² और 3dz² के सामने आ रहे हैं। ठीक है? तो न्यूक्लियस ने क्या करा आयरन की? उसने कहा चलो इनको ज्यादा दूर भेज देता हूँ और बचे कुछ को पास बुला लेता हूँ। तो जिन 3 को पास बुला लिया वो तो ये आ गए, और जो दूर रह गए, तो पहले क्या था इन 3D में? ये एनर्जीज हो गई अब 3D की, ये 3dxy 3dyz और 3dzx और 3dz² और 3dx²y², ये इस लेवल पे रह गए। नहीं ये बात समझ। तो माय पॉइंट इज कि इनके बीच में कुछ गैप आ गया ना एनर्जी का। जो पहले एक ही लेवल पे पांचों थे, अब उनके अंदर स्प्लिटिंग हो गई, 3 नीचे रह गए लेस एनर्जी पे और 2 हायर एनर्जी पे रह गए। नहीं ये बात समझ। बोलो फंडा समझ आया? ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी? एनी डाउट्स इन दिस? ठीक है, इसे बोलते हैं डीडी स्प्लिटिंग। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल में है और उसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलती है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन कूद के हायर ऑर्बिटल पे जा सकता है? हाँ। तो आपको इसके अंदर बुक्स, हाँ, और ये स्प्लिटिंग किस पे हुई, ये गैप कितना हुआ, ये किस पे डिपेंड करता है कि भाई लिगेंड कैसा था। अगर लिगेंड ने ज्यादा रिपल्शन करी होती तो इसको ज्यादा बचाना होता, तो अंदर वाले ऑर्बिटल्स को ये अंदर की तरफ खींच लेता और इनको ज्यादा दूर कर देता, तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती। और लिगेंड अगर वीक होता तो लिगेंड रिपल्शन कम देता, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या करता? 3 को अपनी तरफ कम खींचता, 2 को ज्यादा दूर कम नहीं करता, तो स्प्लिटिंग भी कम होती। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये चीज मैं समझा रही हूँ। तो इसको दिखाते कैसे कि भाई मैम ये पांचों डी ऑर्बिटल आपने सेम लेवल पे दिखा दिए 3D। फिर आपने क्या कहा? फिर मैम थोड़े से देर सबको दूर कर दिया क्या, थोड़ी देर के लिए? ये हुआ एक्साइटेड स्टेट, जब जब हमारे एलिमेंट को ये समझ नहीं आ रहा था कि किस ऑर्बिटल की तरफ लिगेंड आ रहा है, थोड़ा दूर कर दिया सबको। लेकिन जब और लिगेंड्स पास आ गए तो ये क्लियर हो गया कि भाई अब इनकी एनर्जी 3dx² y² और 3dz² की एनर्जी बढ़ानी है, और 3dxy 3dyz और 3dzx की एनर्जी घटानी है। और ये लेवल वही था। इसे बोलते बैरी सेंटर। समझ आई? पक्का? ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो ये जो गैप होता है इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड CF, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। और डेल्टा नॉट O क्यों लिखते हैं? ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्योंकि मैंने समझाया। समझ आ गई? तो ये हो गई हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नहीं बात समझ। So this is your crystal field splitting in the octahedral geometry. Any doubts in this? ठीक है?
कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। इसमें और डिपेंड करता है ना कि इधर से पावर सॉरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले या हाँ फिर उस वो पे आ रहे हैं, एनर्जी। अभी स्प्लिटिंग समझ आ गई। हाँ। अब स्प्लिटिंग इतनी तो हो गई, अब फिलिंग शुरू करो। अब मान लो D1 है, तो आप इसको ना इस तरह से मत देखो, आप इसको ये समझो कि भाई न्यूक्लियस Fe यहाँ बैठा था ना, तो जो 3 d ऑर्बिटल्स पास आ गए थे वो तो हो गए 3d नीचे वाले, और जो दूर हो गए थे वो हो गए ये रेड वाले। मान लो, या मैं इसको ऐसे बनाती हूँ जैसे डायग्राम में, रेड वाले वो हो गए जो पास आ गए थे, और ये हो गए 2 दूर वाले। नहीं ये बात समझ, बोलो। तो माय पॉइंट हियर इज कि Fe जो हमारे पास है, यू नो, Fe जो हमारे पास है, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, Fe के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं पास वाले, 3 d ऑर्बिटल्स हैं, और ये 2 d ऑर्बिटल्स है ना। माय पॉइंट इज कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहता है, न्यूक्लियस के पास ही आना चाहता है ना, तो यहाँ न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास 3dxy 3dy से 3dzx, और न्यूक्लियस से दूर किनको कर दिया, जिनकी तरफ डायरेक्टली लिगेंड्स आए। तो ऊपर कौन आते हैं, जिनकी तरफ डायरेक्ट लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, जिनकी तरफ डायरेक्ट लिगेंड्स आर अप्रोचिंग। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, बोलो, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। तो माय पॉइंट इज 3dxy 3dyz और 3dzx, कोई दिक्कत, पक्का। अब क्या सीन है, अब क्या सीन है कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा आएगा तो भी वो न्यूक्लियस के पास ही जाना चाहेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के पास जाना चाहेगा। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2 कॉन्फ़िगरेशन और D3 कॉन्फ़िगरेशन अगर आती है भरने को किसी भी एलिमेंट की, तो आप D1 तो यहीं जाएगा, D2 यहाँ, D3 यहाँ। अब D4 को डिसाइड करना है कि भाई मैं क्या करूं, डू यू अंडरस्टैंड, D4 को डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं। D4 में चौथा इलेक्ट्रॉन सोच रहा है कि या तो मैं नीचे चला जाऊं, या मैं अकेला कमरा लूंगा तो ऊपर चला जाऊं। अब सुनो, अगर चौथा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में घुसना चाहता है, तो उसको ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन पहले से रह रहा है, इलेक्ट्रॉन ए पहले से रह रहा है, इलेक्ट्रॉन बी घुस रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बी को इलेक्ट्रॉन ए की रिपल्शन झेलनी पड़ेगी कि नहीं झेलनी पड़ेगी, बोलो, बोलो, हाँ है ना। इलेक्ट्रॉन ए को इलेक्ट्रॉन बी की क्या झेलनी पड़ेगी, रिपल्शन झेलनी पड़ेगी, हाँ है ना, बोलो। और अगर इलेक्ट्रॉन ए को इलेक्ट्रॉन बी की रिपल्शन झेलनी पड़ेगी, इससे मुझे क्या समझ आया यू टेल मी, कि भाई मैम ऐसा होने वाला है कि अगर इलेक्ट्रॉन ए को रिपल्शन झेलनी पड़ेगी, तो अगर तो इस इलेक्ट्रॉन बी के पास एनर्जी है इतनी सारी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है ना, अगर तो है, और फिर वो ये देख रहा है कि यार अच्छा बताओ व्हाट इज द कॉस्ट कि मैं ऊपर चला जाऊं, कितनी एनर्जी लगेगी। अगर ऊपर कूदने में एनर्जी लगती है 10 जूल और पेयरिंग करने में लग रही है 8 जूल, तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, वो कहेगा यार 8 जूल ही खर्चते हैं और हम पेयरिंग कर लेते हैं, वो ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करेगा। फॉर द इलेक्ट्रॉन द करेंसी इज द एनर्जी, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो मैं ये समझा रही हूँ आपको कि जब हमारे पास सिस्टम ये है, ठीक है, ये है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी जो एंट्री कर रहा है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अगर उसको लगा कि ये गैप ऑफ एनर्जी ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, अगर ये क्रिस्टल फील्ड एनर्जी उसको ज्यादा लग गई, तो वो कहेगा मैं पेयरिंग कर लेता हूँ। तो अगर आपका डेल्टा नॉट ज्यादा है पेयरिंग से, तो कम कौन है, पेयरिंग, और जो कम है आप कम की तरफ जाओगे, आप कम रुपया कम एनर्जी खर्च करोगे। सीधी बात है ना, अगर मैं आपको कोई काम करने को भी बोलूं, तो आप किस तरीके से काम करोगे, जहां आपकी एनर्जी कम हो। आई यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, ठीक है, समझ आई। समझ आई, ये कॉन्सेप्ट है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन अगर, और अगर मान लीजिए, और ऐसा कब होगा कि स्प्लिटिंग ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, जब आपका लिगेंड स्ट्रांग होगा। अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो गैप ज्यादा आएगा ना, दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में गैप ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर जो लिगेंड है वो वीक होगा तो ये गैप ज्यादा नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर डेल्टा नॉट ज्यादा होता है पेयरिंग से,
ठीक है, इक्वल नहीं होता। और अगर डेल्टा नॉट कम हो गया पेयरिंग से, मतलब वीक लिगेंड है, क्योंकि वीक लिगेंड ने इतनी रिपल्शन करी ही नहीं कि आयरन को या कोई भी मेटल को अपने जो लिगेंड्स है उनको ज्यादा पास बुलाना पड़ा और इनको दूर करना पड़ा, क्योंकि हल्की फुल्की रिपल्शन आ रही तो हल्का सा दूर कर दिया और हल्का सा पास बुला लिया। तो हल्का सा दूर करना और हल्का सा पास बुलाने का मतलब क्या है, बोलो? हल्का सा पास बुला लिया और हल्का सा दूर कर दिया, तो गैप कैसा हो गया, कम हो गया। आगे बात समझ? इस कारण से वीक फील्ड लिगेंड में ये जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा है और जो गैप है एक नीचे से ऊपर कूदने के लिए वो कम है। तो इलेक्ट्रॉन जनरली ऊपर कूदना पसंद करेगा, इसीलिए वीक फील्ड लिगेंड्स में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर कूद जाते हैं, पेयरिंग तो ज्यादा हो जाती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, गैप इतना ज्यादा है ये वाला कि इलेक्ट्रॉन्स कहता है कि मेरे को ऊपर की तरफ कूदना नहीं है, तो वो नीचे की तरफ पेयर अप हो जाता है। हाँ जी, हाँ, तो ये आपका T2 TeG हो गया, क्या हो सकता है उसको, सॉरी, ये आपका हो गया T2G और ये हो गए EG ऑर्बिटल्स। समझ आई बात में क्या बोल रही हूँ? ये फंडा है। कहीं कोई दिक्कत है तो बोल दो। एनी डाउट्स इन दिस? तो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आई बात समझ? पक्का बोलो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पक्का, बस सिंपल सी बात है। सो दिस इज अ स्प्लिटिंग। तो आपको लिगेंड देखना है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का देखो सिर्फ एक लौता काम है, कलर बताना। तो आपने क्या बताना है कि मैम अगर व्हाइट लाइट गिरी किसी इलेक्ट्रॉन पे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो व्हाइट लाइट जब गिरेगी, वो व्हाइट लाइट जब गिरेगी इसका क्या मतलब है कि भाई मैम ये व्हाइट लाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये व्हाइट लाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, बोलो? कि ये इलेक्ट्रॉन उस कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब ये व्हाइट कलर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर चला जाएगा, है ना? तो अगर मान लीजिए व्हाइट लाइट में VIB GYOR है, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा, पहले मुझे बताओ? रेड की। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, hc बाय लैम्डा। वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम। और अगर वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, इससे मुझे क्या समझ आया, बोलो? कि मैम अगर ये लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का गैप ज्यादा होगा, तो नीचे से कुदाना इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ में एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वायलेट कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना, क्योंकि वायलेट कलर की वेवलेंथ कम है, तो एनर्जी उसकी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। नहीं आई बात समझ? तो वो जंप कर जाएगा ऊपर। आगे बात समझ? हाँ, हाँ, नहीं आई बात समझ? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो? ये एक फंडा है, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस? तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कन्वर्ट दिस, तो कलर क्या दिखा इस कंपाउंड का? तो मैंने कहा कि मैम सारे रंग निकल गए, क्योंकि सारे रंग तो एब्जॉर्ब हुए नहीं, सिर्फ वायलेट हुआ। तो जो सारे रंग है वो मिलके कोई एक रंग बनाएंगे ना, तो वो हो जाएगा येलो। तो येलो जो है वो वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हुआ कि मैम सातों रंग डाले तो जरूर थे पर सातों में से एक कलर एब्जॉर्ब हो गया और बाकी कलर्स एब्जॉर्ब नहीं हुए। नहीं ये बात समझ? ठीक है, इस इज कॉन्सेप्ट क्लियर? ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नहीं बच्चा, हाँ, अगर आपको ये चीज ध्यान रहती है तो अगर मैं आपको बोलूं तो VIB GYOR, तो YOR GVIB, तो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, येलो। इंडिगो को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, ऑरेंज। ब्लू को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, रेड। ग्रीन को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, ग्रीन। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कोई दिक्कत? तो वायलेट अगर एब्जॉर्ब होएगा तो कंपाउंड येलो दिखेगा, और अगर येलो एब्जॉर्ब होएगा तो कंपाउंड वायलेट दिखेगा। अगर रेड एब्जॉर्ब हो रहा है तो समझो सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब लिगेंड सबसे वीक है, तो कंपाउंड कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। अब जैसे मैंने बोला टाइटेनियम H2O, या मैंने बोला स्कैंडियम का कंपाउंड बोला, मैंने बोला स्कैंडियम H2O होल 6, तो स्कैंडियम पे कैसे चार्ज आ रहा है मुझे बताओ? स्कैंडियम पे चार्ज आ रहा है +3, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21।
तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। हाँ, तो s2 चला जाएगा, हाँ, और 3d चला जाएगा क्योंकि स्कैंडियम का चार्ज x है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है। तो वाटर अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो नेट चार्ज कैसा है? +3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +3 आ गई ना? नहीं, ये बात समझ। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि देयर इज़ 1s2, देयर इज़ 2s2, देयर इज़ 2p6, देयर इज़ 3s2, 3p6 और 3d तो पूरा खाली हो गया। तो 3d खाली है अगर, है ना? 5d ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के पास थे। ये न्यूक्लियस था मान लो और लिगेंड्स आ रहे हैं। तो कौन से ऑर्बिटल को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है? हम कह रहे हैं चलो स्प्लिटिंग हो भी गई। तो 3d ऑर्बिटल्स को एनर्जी रिपल्शन नहीं मिल रही लेकिन 2 को मिल रही है। तो जिनको रिपल्शन मिल रही है और जिनको रिपल्शन नहीं मिल रही है, उनकी स्प्लिटिंग हुई। पर इलेक्ट्रॉन तो मैम एक में भी नहीं था। तो लाइट अगर पड़ी भी तो किसने एब्जॉर्ब करी? खाली थे नीचे तो ऑर्बिटल्स। तो किसी ने लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं करी। नहीं, ये बात समझ। और अगर किसी ने लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं करी तो इससे मुझे क्या समझ आता है? बोलो। कि कोई कलर ही नहीं है। तो स्कैंडियम के सारे कंपाउंड्स हो गए, जिंक के सारे कंपाउंड्स हो गए। जिंक का हाल ये है कि जिंक में सारे ही भरे पड़े हैं। तो अगर नीचे इलेक्ट्रॉन है भी तो ऊपर तो खाली भरा पड़ा है ना, ऊपर पूरा। और अगर ऊपर भरा पड़ा है तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा भी तो कहाँ? नीचे वाला इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा भी तो कहाँ? कहीं पे भी नहीं। ये भी नहीं समझाया ना उसमें, तो वीवीटी में भी अगर कोई पूरा ही 18 ऑर्बिटल खाली हो तो क्या करें? तो हमें ज्योमेट्री पता नहीं चलेगी ना उसकी। हाँ। तो ये वीवीटी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो सीएफटी पूरा करती है। सीएफटी कैन टेल यू द कलर, सीएफटी कैन टेल यू कि कौन से रंग की लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा। सीएफटी आपको हर चीज बता सकती है जो वीवीटी नहीं बता सकती, और जो वीवीटी नहीं बता सकती, जो सीएफटी नहीं बता सकती, वो वीवीटी बता देगी। ठीक है ना? बाय बेटा। ठीक है, समझ आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये कॉन्सेप्ट है। बोलो, फंडा समझ आ रहा है कि नहीं? ये आपको ध्यान रखना। तो अब बस इसमें बताओ कि भाई इसमें तो मैम सारे अनपेड है और इसमें सारे भरे पड़े हैं। इसलिए सारे कलर्स जो होते हैं कंपाउंड्स वाइट होते हैं, स्कैंडियम के भी और जिंक के भी। ठीक है, ये बात। और बता क्या समझ